Titi gori gazili ala kai kumi go to tolo tolo. Nana kumi go to tolo murto nai polo murto de polo. Ane samote kai le bolo bolte doilai. Nano ni samote kai le bolo. मिट्टी में बो अपने सपने और सींच प्यार से जीना वो। पंजाब की औद्योगिक नगरी लुधियाना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित कलम की एक सुहानी दोपहर है और इस सत्र में मैं ज़रदा जैन प्रभा खेतान फाउंडेशन एहसास वुमन प्रायोजक श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर सेंट्रल ग्रीन्स की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे आप सबको प्रभा खेतान फाउंडेशन की गतिविधियों के बारे में बताते हुए खुशी हो रही है। फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला शक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली एक बेहद प्रतिष्ठित संस्था है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 40 से भी अधिक शहरों में लगातार चलती रहती हैं। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे कार्यक्रम करते हैं। जहाँ तक कलम की बात है तो अपनी भाषा अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाला ये कार्यक्रम अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इस मंच पर हम बड़े, चर्चित और कई बार नए लेखकों और कलाकारों को भी उनके प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ते हैं। हमें खुशी है कि आज कलम लुधियाना के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं फिल्म समीक्षक और पत्रकार अजय भरमात्मज। श्री भरमात्मज ने अंग्रेजी के प्रभाव वाली फिल्म पत्रकारिता को गॉसिप की दुनिया से बाहर निकालकर एक गंभीर रूप दिया और बहुतों के लिए हिंदी फिल्म पत्रकारिता की गुरु बन गए। फिल्म और फिल्मी हस्तियों पर आपने पूरी गंभीरता से लिखा और इसके चलते कई कलाकारों के आप प्रिय भी बन गए। आप बिहार में पैदा हुए और दिल्ली पेचिंग से होते हुए मुंबई पहुंचे। आप ऐसे बनी लगाम, समकालीन सिनेमा की सोच जैसी कई चर्चित किताबों के लेखक हैं। फिल्मी दुनिया के अनूठे कलाकार इरफान खान पर लिखी आपकी पुस्तक इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए ने लोकप्रियता का नया मुकाम हासिल किया है। आप अपने ब्लॉग चवन्नी चेल और यूट्यूब चैनल सिनेमा हॉल से भी काफी लोकप्रिय है। कलम लुधियाना के इस सत्र में हम अजय जी से उनके जीवन और इस किताब पर चर्चा का आनंद लें। तो अब मैं और अधिक समय ना लेती हूँ अजय भरमात्मज जी से संवाद के लिए एहसास वुमन लुधियाना दीपिका भल्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। पर उससे पहले मैं विभा जी से निवेदन करती हूँ कि इरफान खान द्वारा अजय सर को भेजे हुए एक स्पेशल मैसेज को पढ़ें। अजय भैया नमस्ते, इरफान बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे बात करने का कई बार मन हुआ, लेकिन मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अस्थिर है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि बात शुरू करूँगा तो बात पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी या फिर किस तरफ चली जाएगी। उसको मैं बाद में जारी रख पाऊँगा कि नहीं रख पाऊँगा, इसलिए बात नहीं कर पाया। लेकिन आपसे बात करने का मन होता रहा है मेरा, और मैं जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा बात। फिलहाल ये है कि मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ा वक्त लग गया। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, इन्फेक्शन बढ़ गया था। तो
कीमो शुरू नहीं हो पाया। इन्फेक्शन के नीचे होने का वे इंतज़ार करते रहे। रिपोर्ट में भी कई जगह स्पष्टता नहीं थी, तो स्पष्ट होने में वक्त लग गया, महीना भर। अभी भी इन्फेक्शन है, क्योंकि ट्यूमर का साइज बढ़ रहा था, तो उन्होंने इन्फेक्शन के साथ ही कीमो देना शुरू किया है। 4 दिन हुए हैं। इन्होंने कीमो का पहला साइकिल दिया है। उसके सब रिएक्शन धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं मेरी बॉडी में, लेकिन मेरे दर्द की इंतहा बढ़ चुकी थी, जो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। तो इन लोगों ने कुछ मॉर्फिन देकर उसको दबा दिया है, दर्द को। कीमो के इफेक्ट शुरू होंगे तो पता नहीं मैं किस तरह उसे झेलूंगा, देखा जाएगा जो भी होगा। ये मैसेज करने का मकसद यही है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा बात करने का मन होता है तो हम तरीका ढूंढेंगे। मैं उसको काम नहीं बनाना चाहता आपके लिए, और मैं जैसे मौका मिलेगा शेयर करना चाहूँगा। मैं ठीक हूँ अलविया, देखते हैं कहाँ किस तरफ जाती है गाड़ी, जैसा होता रहेगा मैं आपको इत्तला करता रहूँगा। जिस हाल में भी हुआ, जब मुमकिन हुआ, और आप ख्याल रखिएगा और सबको सलाम कहिएगा। मैं लंदन में हूँ, स्वीडन भी गया था कुछ ओपिनियन लेने के लिए। कुछ अमेरिका की बात चल रही है, रिपोर्ट इधर उधर काफ़ी जगह घूम रही है, काफ़ी लोगों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी है, लेकिन उसमें से ही छांटना है कि भाई कौन जेन्युइन है, किसके पास जाएं, इलाज से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है इलाज में, उसके बाद कहाँ जाएं। ये भी एक तरह का सवाल है जिस पर मानसिक तौर पर थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिए। कुछ इधर उधर की बातें हों तो मैसेज कर दिया कीजिए। मैं शायद कितना जवाब दे पाऊँगा मुझे पता नहीं, लेकिन फील फ्री टू सो व्हाटएवर आपके मन में आए, कुछ बात हो, कुछ सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ यूं ही शेयर करना चाहें तो फील फ्री, और अपना ख्याल रखिएगा भैया। ये बेसिकली मैंने उस वॉइस नोट जो इन्होंने भेजा था इरफान ने, मैंने कोशिश की कि मैं उसी मूड को पकड़ते हुए आपको ये सुनाऊं। थैंक यू। Endocrine cancer, and special thanks to Vibha ji, who herself is a cancer survivor, to come up and talk about the pain involved in chemotherapy, उसके दर्द, उसके एहसास को इतने अच्छे से इन्होंने यहाँ पे जाना। Thank you so much. And of course, all the present people over here. अजय सर का नाम आप सबने सुन लिया है, बहुत जानी मानी हस्ती है फिल्म जगत से रिलेटेड। और तो इस वॉइस नोट के पहले भी एक चिट्ठी भेजी थी उन्होंने मुझे, और वो चिट्ठी इसी मकसद से भेजी थी कि मैं मीडिया में उसे शेयर करूं, ताकि उनकी बीमारी के बारे में सही जानकारी सब तक एक जैसी जानकारी पहुंचे और सारे मीडिया लोगों से उनको बात न करनी पड़े। तो एक अंग्रेजी टेक्स्ट तैयार किया था उन्होंने, एक हिंदी टेक्स्ट मेरे साथ मिलकर तैयार किया था, और हिंदी वाला टेक्स्ट मुझे दिया था उन्होंने, अंग्रेजी टेक्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया था। और एक ही दिन दोनों मीडिया में ये प्रकाशित हुआ उनकी बीमारी की खबरों के साथ। लेकिन हिंदी, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी पढ़ने लिखने बोलने वाले ज़्यादा है, तो मेरे राइटर्स को सभी ने विदाउट कॉपीराइट और ये सब कुछ पूछना नहीं, सब, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था। अब मैंने कहीं कोई आपत्ति नहीं की, जिसको
जहाँ शेयर करने का मन हुआ, पूरा वायरल हुआ था ये। और उसके बाद से फिर ये जब वॉइस नोट आया उनका, तो सचमुच मैं दिल्ली में था उस समय, किसी के साथ बैठा हुआ था, वॉइस नोट आया, मैंने देखा, उस समय तुरंत सुन नहीं पाया, मैं बाद में सुना और है मेरे पास, चूँकि मैं वॉइस नोट नहीं सुना सकता वैसे उस आवाज़ में, कौन कहाँ रिकॉर्ड करे क्या करे, इसलिए ये मैंने लिखा है। लेकिन ये बताने के लिए कि वास्तव में इरफान से कनेक्ट जो मेरा था वो एक अलग लेवल का था, और जो इस नोट से भी जाहिर हो रहा होगा आप लोगों को। और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप मैसेज करते रहिए ठीक है, तो उस बीमारी के दौरान हम दोनों ने खूब हंसी मजाक की है। मतलब मैं उनकी पुरानी और जो बहुत ही बेकार सी फिल्में होती हैं जो कई बार हमें करनी पड़ती हैं, और इरफान ने भी की हैं, तो उन फिल्मों की भी तस्वीरें भेजता था। मेरे पास काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, तो उसमें से भेजता था मैं और पूछता था कि याद है आपको कौन सी फिल्म है ये, और आपको बता दो एक एक्टर का कमिटमेंट इससे भी जाहिर होता है कि उनको अपनी पूरी से पूरी फिल्म का किरदार याद था, किरदार भी याद था, कहाँ था, सब अपनी किताब में बहुत अच्छे से लिखा। तो वो सब याद था उनको, और उसको वो मजाक बना करके पेश करते थे। और फिर छोटे छोटे वॉइस नोट उस समय भी आते थे, फोटो को लेकर के या और चीज़ों को लेकर के। जैसे एक बार मैंने उनके जो शुरू में एसी नगर में रहते थे अपने मामा के घर में, मामा जी एक ही कमरा मिला था, वो तस्वीर मैंने उनको भेजी। तब उन्होंने बहुत ही भावुक होकर लिखा था, बताया था कि अजय भैया फिर से 10 बाई 10 के कमरे में आ गया मैं, और मुझे अब लग रहा है कि जो मैं अपनी हद या अपने रहने की जगह बढ़ा रहा था वो सब फिजूल था। तो इस तरह की बात शायद ऐसा होता होगा कि जब आदमी कमजोर पड़ता है और अंत नजर आता है, तो या ऐसे भी फिलोसफिकल हम हो जाते हैं कुछ खास कारणों से। बाकी तो जिंदगी की रवानी है, मौज मस्ती है, सब कोई करते रहते हैं, वो चलता रहता है। जी सर ने बहुत आत्महत्या से पूरी किताब में इरफान जी के बारे में लिखा है। मैं एक छोटी सी लाइन, पैराग्राफ भी लाइन पढ़ के सुनाना चाहूंगी। शब्द लकीरों में बदलते और धुएं की तरह ऊपर उठते और उनसे एक आकृति बनने लगती है। द होल थॉट, आप देखिए कितनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है थ्रू आउट द बुक। आपने एक जगह किताब में कहा है कि फिल्म पत्रकारिता के लिए प्रेरणा आपको इरफान खान से मिली। कैसे? आप पूरा इंसिडेंट आई थिंक हमारे बच्चे सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था कि मैं जर्नलिज्म में आ गया था, और थोड़ा बैकड्रॉप ये है कि मैंने JNU से पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद से कुछ समय के लिए चीन में था। मैं चीन के विदेशी भाषा प्रेस में काम करता था। फिर वहाँ से लौट के जब भारत आया तो भारत में जर्नलिज्म की शुरुआत की, और एडिट पेज के आर्टिकल्स होते हैं जिसको संपादकीय लेख कहते हैं, वहाँ पे गंभीर लेख लिखा करता था मैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि संपादकों ने मेरे लेख संपादकों ने मेरे लेख छापने थोड़े कम कर दिए, या फिर उसमें काट छाट ज़्यादा होने लगी। तो वो एक ऐसा समय था कि मुझे सोचना पड़ा कि अब क्या किया जाए, कैसे अपनी बात रखी जाए और इन सारी चीज़ों को बात हो। तब फिर ये आइडिया बन रहा था, और मैं फिल्म पत्रकारिता के संपर्क में आने लगा था, क्योंकि मैं फिल्म फेयर के आर्टिकल्स ट्रांसलेट करता था हिंदी में। स्क्रीन एक मैगजीन हुआ करती थी, अब तो बंद हो गई, उसके ट्रांसलेशन करता था। और फिल्में तो हर भारतीय देखता है, आप सब भी देखते होंगे, आप भी देखते थे, तो एक लगाव तो होता ही है फिल्मों से। और फिल्मों की जानकारी सबको रहती है, जैसे पॉलिटिक्स की जानकारी सबको रहती है, जैसे क्रिकेट की जानकारी सबको रहती है, वैसे सिनेमा की भी जानकारी सबको रहती है, और सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। वैसा ही मेरा भी था। तो धीरे धीरे ये बनने लगा रास्ता। उस समय इरफान से मेरा परिचय था, इरफान से मेरा परिचय 90-91 से साल चालू हो गया था। लेकिन ये बात है 94-95 की। तब उन्होंने कहा कि भैया आप शुरू कीजिए फिल्म जर्नलिज्म, सीरियसली शुरू कीजिए। और फिर उन्होंने कुछ लोगों से परिचय करवाए, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स, एक बासु भट्टाचार्य नाम के डायरेक्टर हैं जिन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी,
आप लोग को याद, शैलेंद्र की बनाई हुई फिल्म थी। कल ही ये शैलेंद्र की जन्मशती हुई है, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया था फिल्म को। और फरेश्वरनाथ रेणु जो साहित्यकार हैं, उनकी कहानी पर मारे गए गुलफाम की फिल्म थी, उसके डायरेक्टर से उन्होंने मुलाकात करवाई और फिर उसके बाद से एक सिलसिला धीरे धीरे बनता चला गया और मैं भी रमता चला गया। और मुझे लगा कि ये पूरा मैदान जो है खासकर हिंदी में खाली है और ढंग की पत्रकारिता की जरूरत है, जहाँ उनकी बातें आम पाठकों तक पहुंचाई जा सके। यहाँ एक साइंटिस्ट है, पीछे रोमिंग साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी मुझे बताया कि वो बचपन से मुझे पढ़ते रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पाठक मुझे मिलते हैं जो जॉब में हैं, कुछ तो एक्टर्स हो गए, बहुत मशहूर एक्टर हैं, वो लोग कहते हैं कि मैंने आपको बचपन, मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि मैं आपका प्राइमरी टीचर हूँ सिनेमा का। मैंने ABCD सिखाया है, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता और न सिखा पाऊँगा मैं। तो बाद में भी सारे लोग मास्टर बने सिनेमा के। हमारे शागिर्द या हमसे जिसने सीखा वो मुझसे बहुत अच्छा लिख रहे हैं और एकेडमिक पर्चे लिख रहे हैं। लेकिन यह सुनकर खुशी होती है या जानकर खुशी होती है कि इनिशियल डेज में उन्होंने मुझसे प्रेरणा ली या मुझे पढ़ा। तो लगता है कि हमने कुछ अपनी जिंदगी जाया नहीं की है। नहीं, आपने एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान बना है, तो कुछ तो काम किया है। आपने खास तौर पे बातचीत की शैली में इस किताब को लिखा है, उसकी कोई खास वजह? दरअसल ये किताब प्लान हुई थी, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इरफान पर या इरफान को बीमारी होगी, इरफान की मौत होगी, इरफान पर एक किताब आएगी या लोग कहेंगे कि कुछ करो। मैं यूं ही मेरा शौक रहा है लंबे इंटरव्यू करने का और मेरी बातचीत कम से कम 45 मिनट की होती है। आज भी मेरे पास लगभग 200 ऑडियो कैसेट्स हैं जिसमें तमाम फिल्म स्टार्स के और डायरेक्टर्स के और दूसरी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज हैं रिकॉर्डेड। तो ऐसा ही इनके साथ भी था और चूंकि इरफान थोड़े पॉपुलर थे और इनके बारे में लोग जानना चाहते थे, लेकिन इतने लंबे इंटरव्यू तो कोई पब्लिश कर नहीं सकता। जैसे अगर ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर में भी छापे तो 2 पेज आपको लेना पड़ेगा, उतना लंबा कोई छापेगा नहीं। स्पेस की बहुत, हाँ स्पेस की बहुत। तो ये सारे इंटरव्यूज मेरे पास पड़े हुए हैं। हुआ यूं कि जब जिनका निधन हुआ, निधन के बाद लोगों ने तुरंत कहा कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। लोग जानते थे कि मेरे नज़दीक है, पत्रकार भी जानते थे, पब्लिशर्स भी जानते थे। तो लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा कि ये कुछ भुनाने जैसी बात हो जाएगी, अपने रिलेशन को भुनाना या अपने जो आपके पास चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करना। मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है सोच करके मैंने छोड़ दिया। फिर 4-5 महीना बीत गया तो उस समय तक मैं ई-बुक में चीज़ें पब्लिश करने लगा था। तो नीलाभ श्रीवास्तव हैं लखनऊ के, उनके एक प्रकाशन संस्था है नॉटोलॉजी ई-बुक की संस्था है और तमाम विश्वविद्यालयों ने भी उसको लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। वहाँ पे किताबें ई-बुक के फॉर्म में है। वहाँ मैंने इरफान पे एक किताब की जिसका टाइटल यही था, इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। और इसका सेकंड पार्ट इरफानियत भी वहीं से आई थी। बाद में भिलाई के एक पब्लिशर है आकाश महेश्वरी, उनको ये ई-बुक बहुत पसंद आई थी। तो उन्होंने कहा कि कभी आपका मन करे तो मैं इसको किताब में छापूंगा। और फिर मैंने भी विचार किया कि ठीक है किताब। ऐसा कोई बहुत आकर्षण नहीं था क्योंकि ई-बुक मेरी काफ़ी लोग खरीद रहे थे, पढ़ रहे थे और मुझे इसकी तुरंत जरूरत नहीं महसूस हुई। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, जैसे ही किताब रिलीज हुई है, अभी भी आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे, अवेलेबल नहीं है, सेल आउट है थ्रू आउट इंडिया इनकी किताब, और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही है और हो चुकी है। पंजाबी में अभी आ चुकी है, और बताइए सर कि पंजाबी में आ चुकी है, उर्दू में आ चुकी है, पाकिस्तान में भी छपी है और गुजराती में आ रही है, अंग्रेजी में आ रही है, मोस्ट ऑफ उसके बाद बंगाली और मराठी में भी आएगी। तो ये और जो भी खरीदता है पढ़ता है इसको वो जरूर बहुत पढ़ने लायक किताब है। आप लोग आज यहाँ से लेके जाएंगे तो जरूर पढ़िए और उसमें मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप जरूर मुझे लिख के भेजिए। अच्छी लगे तो भी लिखिए, बुरी लगे तो जरूर भेजिए।
कि इसमें ये कमी है, तो मैं अगली किताब में उस कमी को पूरा करना चाहूँगा। और सर सब सवालों के जवाब देने में बहुत प्रॉम्प्ट है, ये मैं वाउच कर सकती हूँ। हाँ, आप लोग किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा, खास करके जो छात्र आए हुए हैं, उनको अपने आपकी उम्र में तो हम तो बहुत सुदूर गांव से आए हुए थे, तो वहाँ कोई ऐसा मिला भी नहीं जो हमसे बात करे, हमें कुछ बताए, सिखाए, समझाए। आपके सामने ये मौका है। और कोई भी सवाल पूछते समय बिल्कुल, मैं जब सवाल पूछता हूँ ये बिल्कुल ख्याल नहीं करता कि मेरे सवाल का सब्जेक्ट पे क्या, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या दूसरा साथी मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि ये क्या सामान्य सवाल भी सवाल होता है और सवाल पूछे जा सकते हैं। सर मैं कुछ किताब से रिलेटेड आपसे बात करना चाहती हूँ। आपने किताब में मेंशन किए रवि चतुर्वेदी जी, मोहन महर्षि और ईशान त्रिवेदी जी, 3 नाम जो जिनके संदर्भ में मैं कुछ आप विस्तार में बताएं कि कैसे इरफान जी के लाइफ में उनका योगदान रहा है। रवि चतुर्वेदी उनके आरंभिक गुरु थे। हाँ जी। और जैसा कि छोटे शहरों में स्टेज पर जब बच्चे का शौक होता है, जब आप 17-18 के होते हैं, आपका मन करता है कुछ परफॉर्म करने का, तो हम लोग पॉपुलर मीडिया जो सिनेमा है उससे इतने प्रभावित होते हैं। जैसे आज कोई लड़का स्टेज पर जाएगा तो हो सकता है वो रणवीर सिंह की नकल करे, आलिया भट्ट की नकल करे। तो जब इरफान आए थे उस समय राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती ऐसे लोग थे, तो स्टेज पर इरफान खान राजेश खन्ना की नकल करते थे। और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे गाने गाते थे। तो आश्चर्य होता है कि एक आदमी कितनी सीरियस छवि है उनका, वो कहाँ से शुरुआत कर रहा है। और वहाँ और शुरू में उनके फादर श्योर नहीं थे कि इसका कैरियर क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको ये भी बताऊं कि वो इलेक्ट्रीशियन ही थे। अच्छा। हाँ, उनके फादर ने उनको इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग भी दी थी कि और कुछ नहीं होगा तो एक बिजली का बल्ब बेचेगा और जाके किसी के पंखे में ठीक कर देगा, कुछ पैसे तो आ जाएंगे। और उस जमाने में वो ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे आए थे और उन्होंने एक बार सुनाया था कि मैंने एक फिल्म स्टार के घर जाकर उनका एसी ठीक किया था और बाद में पता चला कि वो राजेश खन्ना का घर था। अरे वाह। तो ऐसे चीजें होती है। लेकिन एक आदमी सोचिए उसका, और टायर ट्रेडिंग का काम भी करते थे, जो कि उनके फादर की वही दुकान थी। बाद में रवि चतुर्वेदी जब उनकी लाइफ में आते हैं और दूसरे दोस्त जो थिएटर वाले थे, उन्होंने देखा कि इरफान में काबिलियत हम लोगों से ज़्यादा है, और काबिलियत के अलावा धैर्य, सीखने की ललक, ये सब चीज़ें रवि चतुर्वेदी ने बताया है कि कैसे उन्होंने मार्क किया या उसको टैलेंट को पकड़ा। तो मन्नू भंडारी का एक नाटक है महाभोज, उस महाभोज नाटक को ये कर रहे थे और उसमें जो कि नए थे तो उनको सिर्फ काम मिला था संतरी बनने का। एक डंडा लेके संतरी खड़ा और कुछ नहीं बोल रहा है उसको, सिर्फ दरवाजे पर खड़ा है, कोई आ जा रहा है तो सिर्फ सिर झुका के उसको नमस्ते करना, बोलना कुछ नहीं। उनका कहना था कि पूरे नाटक में वो लड़का एक पैर से दूसरे पैर पर खड़ा नहीं हुआ, जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा पूरे नाटक में। उन्होंने कहा ये कमिटमेंट जिसमें है ना उसको कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। और फिर वहां से उन्होंने इरफान को पकड़ा और रवि जी ऐसे गुरु रहे हैं कि उन्होंने थप्पड़ भी मारा है इरफान को। उस समय के गुरु थप्पड़ मारते थे, आज के गुरु नहीं मार सकते, पुलिस केस हो जाएगा उनके। तो उस जमाने में उनका कहना था कि एक सीन मैंने दिया था वो कर नहीं पा रहा था तो मैंने एक चप्पल ऐसी लगाई थी। और वही गुरु बताते, वो थिएटर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, वो विदेश में कहीं घूम रहे थे और वहाँ पे किसी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था और जिसमें इरफान का फोटो लगा हुआ था। तो वहाँ की किसी पर्सनालिटी के साथ वो घूम रहे थे और उन्होंने कहा कि ये मेरा शागिर्द रहा है, मैंने इसको सिखाया है। तो जैसा होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको एक नाम लेकर के कि भाई रणवीर सिंह मुझसे मिलने आया करता था, कई लोग कह सकते हैं छोड़िए मतलब कप मार रहे हो, तो ऐसा ही उनके जो जान पहचान, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसा एक होता है तैश में आके उन्होंने इरफान को फ़ोन लगा दिया वहाँ से
और इरफान ने फ़ोन किया, गुरु जी का फ़ोन कभी अवॉइड नहीं करते। तो बातचीत की, तब उस औरत को, जो टीचर थी वहाँ पे, उनको आशीर्वाद करे, जब आपके शिष्य इतने बड़े आर्टिस्ट हैं तो आप ये क्या मामूली थिएटर कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं ना, उसका फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है, मेरा काम है पढ़ाना, थिएटर करना, और थिएटर की एक हाइट होती है, वहाँ मैं पहुँचा हूँ, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। इस ढंग से जीवन में चीज़ें चलती रहती हैं, और रवि चतुर्वेदी का रोल उनकी लाइफ में बहुत है। शुरू में इरफान जब NSD से निकल गए और मुंबई आ रहे थे, तो उन्होंने रवि जी से कहा कि भाई आपके जो भी डायरेक्टर है उससे मेरी जान पहचान करवा दीजिए। रवि चतुर्वेदी ने साफ मना करके कि मैं तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें काम मिल भी गया और कल को तुम मशहूर हुए तो तुम्हें खुद ही तकलीफ होगी कि ये जो रवि सर ने मुझे काम दिलवाया था, तुम्हारे टैलेंट को वो काम नहीं मिला था। तो बेहतर ये है कि तुमने एक प्ले किया हुआ है, लाल घास पर नीचे घोड़े, जिसमें लेनिन बने थे वो, तो वो तुम दिखाओ लोगों को, उससे तुमको काम मिलेगा। और फिर वही हुआ गोविंद निलानी का। दूसरे लोग चाहते थे कि मैं नसीर जैसा एक्टर बनूंगा, तो इस पर भी रवि चतुर्वेदी ने कहा तुमको किसी और के जैसा एक्टर नहीं बनना है, तुम्हें खुद के जैसा एक्टर बनना है। और ये शुरू में आप लोगों भी जब बढ़ते हैं उसमें सोचते हैं कि हम इनके जैसे हो जाएं, उनके जैसे, और ये बहुत स्वाभाविक बात है। क्रिकेट में जैसे कोई जाएगा तो वो सचिन बनना चाहेगा, विराट बनना चाहेगा, युवराज बनना चाहेगा, होता है। हम भी जब लिखना शुरू कर रहे थे तो हम भी चाहते थे हमारी राइटिंग में वो असर पैदा हो जो फलाना राइटर का है। तो हम शुरू में, और नकल करना चोरी करना नहीं है, नकल करना सीखना है। और चीन में मैं रहा हूँ, चीन में उसको भी आर्टिस्ट मानते हैं जो किसी मशहूर पेंटिंग की नकल करते हैं, उसको आर्टिस्ट का दर्जा देते हैं, क्योंकि सब कोई वैसा काम नहीं कर सकता, सेम काम। जी जी जी। तो ये एक अच्छी बात है। और इरफान पर बहुत सारी बातें हैं। इरफान जी ने बहुत जल्दी अपने करियर में अपनी सीमाओं को पहचान लिया था, एक्टिंग की सीमाओं को भी। तो मतलब उनकी कभी ये नहीं थी कि मैंने डांस और सिंगिंग टाइप का हीरो बनना है। और काफ़ी लो टाइम पे आपने मेंशन किया है, किताब में काफ़ी जगह लिखा है कि वो उससे भी खुश हो जाते जब काम नहीं मिल रहा था, कि वो नीश बैठ जैसे एक्टर बन जाता तो वो भी ठीक था। पर फिर भी उनको इतने महान एक्टर को भी अपनी सीमाओं के बारे में बहुत जल्दी पता चल गया था। सबने दोनों चीज़ों को जाने हैं, सीमाओं को भी जाने और खूबियों को भी जाने। हमारे अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, और सीमाएं तभी सामने आती हैं जब हम दूसरों की नकल करना चाहते हैं। खूबियाँ तभी रहती हैं जब आप मौलिक होते हैं। हर व्यक्ति एक मौलिक प्रतिभा है, और इरफान ने उसको भी पहचाना था कि उसकी मौलिकता क्या है, और इसी वजह से वो अपनी सीमाओं को भी जान सके थे। और जैसा कि मेरे इंटरव्यू में कई बार उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं पेड़ों के आगे पीछे नहीं नाच, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन नाच तो मैं भी सकता हूँ ना। मैं खुश होऊंगा तो मैं भी नाच सकता हूँ, लेकिन मेरे नाचने की शैली अलग होगी। वैसे ही मैं वैसा रोमांस नहीं कर सकता, लेकिन मैं रोमांस कर सकता हूँ। आप उनकी करीब करीब सिंगल फिल्म देखें जो एक मैच्योर लव स्टोरी है, क्या रोमांस है उनका, बहुत म्यूजिक से। और या हिंदी मीडियम में ही जो बच्चों के साथ उनका है, या वो मेट्रो देखे आप, तो रोमांस का अपना अलग स्टाइल था इरफान का, और वो बहुत सारे औरतों को बहुत पसंद आता था। सुल्तान ने इसके बारे में बहुत लिखा था। सुल्तान तो बार बार कहती थी कि मेरी सारी सहेलियों के बीच वो हीरो बन जाता था, और वैसे मुझे कभी ईर्ष्या नहीं होती थी इस बात से कि इरफान सबका प्रिय है, और ये थी इरफान में खूबी। सुप्पा जी यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी, was his better half, उनकी वाइफ, and they had met in दिल्ली में मिले थे वो लोग, और NSD के दिनों से एक दूसरे को जानते थे जी। और सुप्पा ने उनके कैरियर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसलिए कि वो बैकबोन थी उनकी, और उनसे ज़्यादा जानकार थी सभी चीज़ों की, और उन्होंने खुद को पृष्ठभूमि में रखा। हालांकि इंडिपेंडेंट महिला है वो, और काफ़ी काम भी किया उन्होंने, फिल्में भी लिखी हैं। खामोशी एक फिल्म है जो सजी लीला बंसाली की पहली फिल्म है, वो उन्होंने लिखी है, और बाद में भी फिल्में लिखी हैं। अब तो अपने बेटे के कैरियर को संभालने में लगी हैं बाबिल के। तो पहले अपने पति के कैरियर को संभाला, अब अपने बेटे के कैरियर को संभाल रही हैं।
तो सुतपा की भूमिका बहुत, इस किताब को अगर आप ले जाए ना तो एक हिस्सा पूरा है उसमें जिसमें सुतपा और इरफान आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं। वो मेरा एक बहुत पॉपुलर कॉलम रहा है जहाँ पे मैं जो सेलिब्रिटी वाइफ हस्बैंड है उनसे बातें करता हूँ मैं, और जिसमें भी एक दूसरे के बारे में बताते हैं, प्यार के बारे में बताते हैं, शादी के बारे में बताते हैं। और सुतपा जी एक हिंदू परिवार से थे, जी, जी। इरफान खान जी एक मुस्लिम परिवार से थे। कैसे इंटरकास्ट को उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से हैंडल किया, वो पूरा उस कन्वर्सेशन में आप देखने को मिलता है वहाँ। हाँ, सहजीवन शब्द मैंने इस्तेमाल किया है उसमें, और सहजीवन ही मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अच्छा शब्द है किसी भी शादीशुदा व्यक्ति, क्योंकि आप एक साथ जिंदगी बिताते हैं और रहते हैं, तो वो सहजीवन मैंने उसमें इस्तेमाल। और दोनों ने शादी इसलिए की कि कुछ एक सर्टिफिकेट्स की जरूरत थी, बैंक से लोन लेने थे, नहीं तो वो खुश थे बगैर शादी किए साथ में रह। लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे फॉर 10 years और मुंबई में मकान लेने के लिए मकान खरीदने के लिए उनको जरूरत पड़ी क्योंकि सब सर्टिफिकेट मिलता था। और मैं जो किताब में नहीं मैं बताऊं कि उनके डेथ के बाद सुतपा से बात हुई मेरी, सुतपा ने कहा कि इतनी मुश्किल होती है ना, सब लोग जानते हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन ऑफिशियली प्रूव करना इसको और सारे कागजात में ना हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो हैंडल करना। और मैं बताऊं कि अकाउंट में पैसे थे लेकिन साल सवा साल तक सुतपा उसको टच नहीं कर सकती, ये हालत है। तो ये सारी तकलीफें तो रियल लाइफ की तकलीफें हैं जिसका जिक्र फिर कभी आएगा तो करूँगा। मिलना जुलना और जिसको आज की भाषा में हम नेटवर्किंग कहते हैं, इरफान जी उसमें बहुत कमजोर थे, वो कभी भी उसको कैश इन नहीं कर सके, तो कंफर्टेबल नहीं हो पाए नेटवर्किंग में वो कहते हैं। तो फिर भी उनका जो ग्रोथ पैटर्न था काफ़ी ठीक रहा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि इरफान जी ने आपके एक इंटरव्यू में बताया है कि कैसे उनको साइंस मिलते थे जिंदगी भर कि अभी मेरा लो पीरियड है तो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। जी, पहला इंटरव्यू जो है उसका टाइटल ये है कि यहाँ टैलेंट से नहीं नेटवर्किंग से काम मिलता है, और ये सच्चाई भी है थोड़े हद तक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि टैलेंट तो बाद में पहचाना जाएगा जब काम मिल जाएगा। काम मिलने के पहले की बड़ी दिक्कत होती है, और रियलाइज तो कर लिया था इरफान ने कि काम मिलना यहाँ थोड़ा मुश्किल है, और जिसकी वजह से बीच में एक फेज ऐसा भी आया था कि जब वे लौट जाना चाहते थे कि अब कुछ नहीं करूँगा, और उस समय तिग्मांशु जैसे उनके दोस्त थे, तिग्मांशु धूलिया, जिन्होंने उनके साथ हासिल, पान सिंह तोमर और साथ बीबी गैंगस्टर जैसी फिल्में बनाई हैं। तो और इन दोनों की दोस्ती NSD के नाम से थी जी। तो और कहते हैं सर, तिग्मांशु से बात की मैंने, तिग्मांशु कह मुझे याद नहीं है, लेकिन इरफान ने कहा था कि तिग्मांशु ने मुझे आश्वासन दिया था मैं तुझे नेशनल अवार्ड दिलवाऊंगा, तुम मत जाओ अभी। और ये पूरा हुआ पान सिंह तोमर के बाद जी। तो ये सिलसिला चलता रहा और मिलते तो रहे, इनको काम मिलना शुरू हुआ है, फिल्मों में काम करना। वैसे आने के साथ जो मैंने बताया कि लाल घास पर नीले घोड़े की वजह से उनको दृष्टि, कमला की मौत और इस तरह की फिल्में मिल गई थी। दृष्टि में शेखर कपूर, डिम्पल कपाड़िया काफी बड़े, उसका एक जो किताब एक प्रसंग में नहीं है, NSD के जो ग्रुप था उसके बीच ही चर्चा आ गई है। इरफान ने बताया होगा कि आज मेरा किसी से मिले डिम्पल के साथ। अच्छा। तो NSD के सारे बच्चे सेट पे पहुंच गए कि देखेंगे हाँ कितना मजेदार कैसा होता है, और किसी भी बॉबी की हीरोइन और बाहर से आया लड़का, लेकिन हुआ ये कि सेट पे किसी को जाने की परमिशन नहीं, किसी सीन में उन दिनों होती थी। हाँ, तो सब बाहर, लेकिन बाहर जहाँ शूट चल रहा था राजकमल स्टूडियो में, उसके बाहर ये लोग ढाबे पे बैठ के सारे बच्चे इंतजार करते रहे, और फिर जब इरफान निकल के आए तो उनसे पूछा गया। लेकिन जब आप सीन कर लेते तो बहुत मैकेनिकल चीजें हो जाती हैं, वो इमोशन जो किसी इमोशन होते हैं वो शायद नहीं होता है, तो फिर इरफान ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन ये बहुत ही जेन्युइनली किसकी जिज्ञासा
दोस्तों की भी रही, और मैं उसको बहुत कह रहे कि गंदी या बुरी बात नहीं मानता मैं, इस ढंग की जिज्ञासा। आर्ट है और आपके आर्ट का हिस्सा है, आप उसको लेके जी जी चलते हैं। तो ये इरफान को फिर ऐसे धीरे धीरे, खास करके हासिल आने के बाद ना, और हासिल को उनको सहयोग से मिला। हाँ जी, आपने इसके बारे में देखा। हासिल पहले मनोज को दिया गया था, और मनोज की फिल्म तब तक सत्या, आज मनोज मतलब मनोज वाजपेयी की सत्या फिल्म आ चुकी थी, और उसमें उनका नेगेटिव रोल था। तो मनोज वाजपेयी ने मना कर दिया कि मैं और नेगेटिव रोल नहीं करना चाहता, और मनोज ने सजेस्ट किया तो इरफान को दो ये। फिर इरफान के पास फिल्म आई, और इरफान के पास उस फिल्म ने तो इतिहास रच दिया। आज वो कल्ट फिल्म मानी जाती है, खास करके कॉलेज स्कूल के बच्चे उस फिल्म को जरूर देखते हैं। और रणविजय का किरदार जो निभाया है इरफान ने, और इलाहाबादी लहजे और वो सब के साथ, और फिर हासिल देख के विशाल भारद्वाज ने मकबूल दी। फिल्म अभी हासिल रिलीज नहीं हुई है, और उसी समय उनको जो विदेशी फिल्म थी द वॉरियर वो मिली। तो द वॉरियर से उनकी एक इंटरनेशनल पहचान बनी, और द वॉरियर अगर आप देख सके ना, हालांकि नहीं है वो कहीं भी बिल्कुल उस तरीके से, लेकिन कहीं से खोज सके आप लोग, नए बच्चे हैं, सोशल मीडिया के माहिर लोग हैं, कहीं ना कहीं से निकाल देंगे फिल्म, तो फिल्म को जरूर देखें, जहां पता चलेगा कि एक्टिंग के लिए डायलॉग होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, एक्सप्रेशन के लिए संवादों की कोई जरूरत नहीं होती है, और ये इरफान ने बार बार साबित किया है। उसके कई एक उदाहरण है, और एक बड़ा उदाहरण तो पीकू का है, और उनका मानना था, और सर ने लिखा भी है किताब में, जैसे आजकल के इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में, कि कंटेंट प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। कंटेंट से ज्यादा जरूरी किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए कुछ भी नहीं है, ये बार बार स्ट्रेस करते थे। तो पीकू का प्रसंग अमिताभ बच्चन के साथ उनके सीन्स थे, और अमिताभ बच्चन बहुत ही रिहर्सल करते हैं, अपने रोल पर प्रैक्टिस करते हैं। आज की इस एज में भी उनके जैसा कमिटेड एक्टर बहुत कम लोग हैं। बाकी एक्टिंग के बारे में और उसके बाद उनकी फिल्मों के बारे में आपकी जो भी राय हो, लेकिन एक एक्टर का जो कमिटमेंट होता है, सेट पर वैनिटी वैन में नहीं बैठते हैं, बाहर बैठते हैं। हाँ, उनके लिए 5 कुर्सियाँ लगती हैं, शायद ये बात मैं बताऊँ आपको, प्लास्टिक के 5 प्लास्टिक चेयर चलते हैं, तो 5 चेयर लगाई जाती है ताकि उनके पाँव जमीन पर ठीक से रह सके। इसके तो क्या फिल्म में क्या होता था कि डायलॉग जूही, ये बात जूही ने बताई थी, जूही चतुर्वेदी ने जो फिल्म लिखी है उन्होंने, कि मैंने जो डायलॉग लिख के दे दिए थे उनको, लेकिन सेट पे क्या होता था कि रिहर्सल के समय तो अमिताभ बच्चन किसी डमी को रख कर रिहर्सल कर लेते थे, जो इरफान का डायलॉग बोल देता था। जब शूट होता था तो इरफान अपने डायलॉग बोलते ही थे, तो एक्टिंग में क्यों नहीं मिला, तो इनको समझ में नहीं आता था कि मुझे डायलॉग बोलना कब है अमिताभ बच्चन को, तो वो परेशान हो जाते था। और उनसे पूछा जाता था इरफान से कि आपने डायलॉग क्यों नहीं बोले, कहा कि मैंने एक्सप्रेस तो कर दिया ना, वाक्य बोलना जरूरी थोड़ी है, वो बात बन गई, वो बात बता दी मैंने कि जो कहना था मुझे वाक्य में। और अमिताभ बच्चन चाहते थे ये आदमी करता क्या है, तो बाद में इरफान को जाकर उन्होंने कहा भी कि आप ये कर कैसे लेते हो, मैं तो बगैर डायलॉग के कुछ बोल ही नहीं सकता, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। जी ने सर के जरिए इरफान जी की कितनी तारीफ लिखी है, उनकी एक्टिंग शैली की कितनी तारीफ लिखी है, ये पूरा एक प्रसंग किताब में है। जी, तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं इरफान के लाइफ के, इरफान के बारे में, और लोगों के साथ तो बहुत सारे थे। पर उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं, जैसे द वॉरियर मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से मीरा नैयर की बहुत फेमस उनकी प्रसिद्ध फिल्म रही है नेमसेक, और पर जब वो फेस्टिवल सर्किट में गई, मीरा नैयर जी ने तब्बू को चुना अपने साथ जाने के लिए, और इरफान जी इससे बहुत परेशान हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी डायरेक्टर मीरा नैयर जी को एक पत्र भी लिखा। तो उतार चढ़ाव तो उनकी जिंदगी में मतलब कहाँ तक पहुँच के फिर नीचे हमेशा एक हिस्सा है। जो एक नेग्लिजेंस कह लें या जो भी होता है क्या कि नया एक्टर है तो लगता है कि ये सेलेबल नहीं है या नहीं बिकेगा या लोग उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो वो तब्बू को साथ में ले गई थी। तब्बू एक मशहूर नाम थी, माचिस उनकी आ चुकी थी और तमाम फिल्में आ चुकी थी,
तो द नेम सेक के लिए तब वो 7 बजे की घूम रही थी। और ये भी मैं बता दूं कि इरफान की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी तब, बिल्कुल जानते ही नहीं थे वो, बहुत ही मिसमराइज रहते थे सुजपा से। सुजपा कितनी फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है, मैं ऐसी अंग्रेजी नहीं बोल सकता। और बाद में उन्होंने सीखा उसको, कमांड किया उसको, और सुजपा से बार बार पूछते भी थे कि सुजपा चौकी एक बार कभी कहते ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ अंग्रेजी ही में बात करनी थी। सुजपा परेशान थी, पता नहीं इरफान कैसे डील करेंगे। और बाद में उन्होंने सुजपा से कंफर्म करवाया कि तुम बताओ मेरा कैसा रहा, मैं बोल पाया ना, बगैर तुम्हारे मैं बोल सका, और बोल के तो ऐसी खुशियाँ, छोटी खुशियाँ जो होती है, ये सारी चीजें चलती थी। हाँ, पर आपने बहुत विस्तार से बात की है हिंदी बेल्ट के एक्टर्स की कमी के बारे में फिल्म जगत में, जिससे इरफान जी के साथ भी आपकी काफी लंबी डिस्कशन है इस बारे में, उसके ऊपर कुछ आप? ये बहुत सोचने वाली बात है। आप लोग तो पंजाब के हो, और पंजाब का मैं बार बार कहता हूँ, और अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने स्टेटस डाला था कि हिंदी सिनेमा के विकास में सबसे बड़ा योगदान पंजाब का है। पंजाब आज का पंजाब नहीं, तब का भी पंजाब, पार्टीशन पहले का, जो वेस्ट पंजाब है आज पाकिस्तान में है, और ईस्ट पंजाब दोनों है। और कोई भी नाम ले लें आप शुरू के दिनों के, चाहे दिलीप साहब हो, राज कपूर हो, देवानंद हो, चेतन आनंद हो, डायरेक्टर सारे, म्यूजिशियन सारे, मोहम्मद रफी साहब हो, साहिब लुधियानवी हो, तमाम लोग उधर से आ रहे हैं, गुलाम हैदर साहब हो, ये सब पंजाब के इलाके से आते हैं। और इन सबों ने हिंदी सिनेमा को गढ़ने में, उसकी नींव में काम किया है। आज भले ही हम देख रहे हैं, और आज भी क्यों, आज भी आप, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि लोगों से आप मुझे नाम बताना शुरू करो, हिंदी प्रदेशों से जो एक्टर्स आए हैं या जो भी टैलेंट आया है उनके नाम मुझे गिनाओ, और पंजाब से जो लोग गए हैं उनके नाम गिनाओ, तो हमेशा पंजाब 10 गुना 20 गुना आगे रहेगा। और ये कंट्रीब्यूट किया है इसने, और इसी के एवज में उनको मिला भी है कि हिंदी फिल्मों में पंजाबी गाने खूब चलते थे। कानपुर का हीरो और मेरा शूट करता क्या गाना है, हिंदी मीडियम में गाना है, तो बल्ले बल्ले तो कोई भी कर लेता है, कहीं भी जाओ, और है वो हीरो कानपुर का, है वो हीरो पटना का, नहीं गाता पंजाबी में है, तो इमोशन पंजाबी में ही जाता है, और जज्बात अपने पंजाबी म्यूजिक के साथ ज़्यादा उसके बीट के साथ आगे आता है। तो पंजाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वही जो आप पूछ रही हैं ना, हिंदी बेल्ट के लोग कैसे पीछे रह गए, हुआ ये कि हिंदी समाज में, पूरा हिंदी समाज में कह रहा हूँ, तो जो जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा नहीं, उड़ीसा तो अलग उड़िया हो गया, वो बिहार, जहाँ हिंदी बोली जाती है, और यहाँ सोसाइटी में आज भी सिनेमा को बहुत ही खराब और वर्जित चीज माना जाता है। जैसे ही कोई बच्चा कहे कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो लोग उसको डिमोरलाइज करते हैं या उसको कहेंगे छोड़ो यार। और ये भी एक ऐसी पोलराइजेशन शायद आप पत्रकारिता में भी फेस करते हैं। बिल्कुल, हिंदी के तो पत्रकार ही नहीं माने जाते। बिल्कुल। और मेरे साथ तो कई सारी, हालांकि हिंदी पत्रकारिता की रीडरशिप ज्यादा है, पर अंग्रेजी उसके पीछे एक दूसरा फॉर्मुलेशन है, जिस पर कभी वो असल में फिल्म कैसे रीच आउट करती है लोगों तक, कैसे कहाँ जाती है, फिल्म का मार्केट क्या है, फिल्म में पैसे कहाँ से आते हैं, ये पूरा एक सब्जेक्ट है अलग से, जिस पर भी मैं लिखता पढ़ता रहा। और हिंदी प्रदेश वालों को गलतफहमी है, या हिंदी वालों को, हिंदी सिनेमा उनकी वजह से चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी सिनेमा बम्बई की वजह से चलता है, बम्बई में बनता भी है और बम्बई में देखा भी जाता है। हिंदी फिल्मों का 40% बिजनेस सिर्फ बम्बई से होता है, और 30% बिजनेस दिल्ली और पंजाब के इलाके से होता है, और फिर 20% बच गया, उसमें पूरा भारत है। तो आप सोच रहे हिंदी प्रदेश का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। दूसरा ये है कि थिएटर है ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल थिएटर कम है, जबकि आंध्रा में सबसे ज्यादा थिएटर है। तेलुगु भाषी लोगों के लिए थिएटर सबसे, हमारे पूरे देश में आप इमेजिन कर सकते हो 140 करोड़ की आबादी है, वहाँ मुश्किल से 10,000 थिएटर है। आप रेशियो बिठा लो, कोई मैथमेटिक्स का हो तो बता देगा कि कितने लाख पे कितने थिएटर हैं,
जो कि बहुत ही बुरा रिश्ता है। तो उसकी वजह से भी ये हुआ कि हिंदी फील्ड में उस ढंग की पॉपुलैरिटी नहीं थी। और चूंकि एक ट्रेडिशन था पंजाब से, तो पंजाब के एक्टर्स, पंजाब की एक्ट्रेसेस, पंजाब के दूसरे टैलेंट फिल्मों में आते गए लगातार। आज भी आप देखिए ना, धवन है, कपूर है, रोशन है, चोपड़ा है, खन्ना है, ये सारे लोग कहाँ थे? पंजाब से। सिर्फ सरनेम से ही देख लें आप। और ये सारे लोग लीड कर रहे हैं इंडस्ट्री को। इसमें कोई चौधरी नहीं है, श्रीवास्तव नहीं है, यादव नहीं है, कोई नहीं है। कहने मैं नाम और जाति लेके ऐसा नहीं कहना चाह रहा। ये मैं बता रहा हूँ कि चूंकि ये टाइटल श्रीवास्तव, वर्मा, ये टाइटल नॉर्थ में होते हैं ज़्यादा, खन्ना, कपूर, ये सब इधर होते हैं। तो खास करके और भी पंजाबी में खत्री समाज जो है ना, उसका फिल्मों में हो जाता है, बहुत ज़्यादा योगदान है शुरू से। और मुस्लिम, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ये इनके नाम चाहे कपूर हो, खन्ना हो या खान हो, है एक ही रेस ये, क्यों? वो भी कन्वर्टेड है, थे वो भी खान, खन्ना ही थे जो खान हो गए बाद। और इस तरीके से एक पूरी रेस है जहाँ से उसके हिस्टोरिकल रीजन से उसमें हम लोग जाएंगे तो डेविएट कर जाएंगे फिर, और एक अलग से क्लास का विषय है। आप कभी बुलाएं अपने स्कूल में तो मैं आके बात करूँगा। इरफान जी के बारे में किताब है, तो आपने किताब में लिखा है कि इरफान जी का मानना था कि कोई जन्मजात एक्टर नहीं होता। एक्टर आप बन सकते हो, अपनी क्राफ्ट को, अपने आर्ट को आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। और इसके साथ मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि आजकल बहुत चलन हो गया है, हर एक्टर अपने फिल्म के बारे में ये कहता है ये फिल्म 100 करोड़ चली, ये 150 करोड़ चली। उन्होंने कभी भी ये ऐड नहीं किया अपनी फिल्मों के बारे में। हालांकि आप गूगल करके पढ़ेंगे और सर की किताब में भी पता चलेगा कि इरफान जी की काफ़ी फिल्में इससे ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी थी, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी फी स्ट्रक्चर भी इंक्रीज नहीं किया। अपनी फी में भी कोई वो नहीं कि अगर मेरी एक फिल्म 100 करोड़ हो गई है तो मेरी फिल्म का मैं चार्ज ज़्यादा करूँगा, क्योंकि वो मानते थे कि अगर फिल्म का फायदा हो रहा है तो निर्देशक, डिस्ट्रीब्यूटर, उन सब का भी फायदा होना चाहिए। उनका ये बहुत मानना था कि इन सब का एक फिल्म में, एक अदाकार की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा और विस्तार से। ये तो मेरे सामने ही हुआ था, किसी जर्नलिस्ट, हमारे को जर्नलिस्ट को ने किसी कलीग ने पोस्ट किया कि आपकी फिल्में 100 करोड़ का बिजनेस नहीं करती हैं, जो उनकी इंडिविजुअल हीरो के तौर पर फिल्में आती थी। हालांकि हिंदी मीडियम और दूसरी फिल्मों ने वो भी किया। ये उसके 5 साल पहले की बात है। लाइफ ऑफ पाई तक आ चुकी थी, तो उन्होंने उसी का उदाहरण दिया था कि आप जाके लाइफ ऑफ पाई का बिजनेस देख लीजिए, और उसमें मैं ही लीड हुई। लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक पार्क, सबका हिस्सा था जिन्होंने 100 करोड़ तो से ये 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। लेकिन चूंकि उसको कंसीडर आप नहीं कर रहे हो इंडिया में, तो आप 100 करोड़ के ही आंकड़े में फंसे हुए। तो ये एक दिक्कत थी उनकी। एक और उनकी समस्या, इरफान की समस्या थी, इरफान जूझते रहे इस बात से और चाहते रहे। होता है कि कोई भी बड़ा आर्टिस्ट होता है तो चाहता भी है कि उसको रिकॉग्नाइज लोग करें, उसकी पहचान बने। और जो थिएटर से गए हुए एक्टर हैं, जो इस ढंग के उम्दा आर्टिस्ट हैं, उन पर कमर्शियल फिल्म फेयर है, स्टार एंड स्टाइल है या दूसरी, ये कवर पे इनको नहीं लेते हैं। वरुण धवन को ले लेंगे वो, भले कोई फिल्म ना आई हो उसकी, या रणबीर कपूर को ले लेंगे, लेकिन इरफान के मौत तक हिंदी मीडियम के लिए अवार्ड मिलने के बाद भी कवर नहीं आता, उनको कवर शेयर करना पड़ता किसी के साथ। इस बात की बहुत तकलीफ थी उनको कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वैसा हम लोग कवर पे आए। और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम का दोष है, जहाँ पे चीज़ें जैसे चल रही हैं, एक एलीट कल्चर है, उसमें सारी चीज़ें। सर का ही बहुत फेमस ऐसे है इसके ऊपर, आउटसाइडर्स, जिसमें उन्होंने इरफान खान और मनोज बाजपेयी के दोनों के बारे में ये लिखा है कि किस तरह इतना ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद उन दोनों को फिल्म जगत में कैसे डील करना। बिल्कुल, इरफान तो अब नहीं है, आप मनोज को देख लो, आप उनकी कोई भी फिल्म देखो, आप शायद ही निराश होकर कभी देखो उसमें से, या ये कह के कि नहीं बहुत बेकार काम किया है। फिल्म कैसी चली है एक अलग पहलू होता है, लेकिन फिल्म में काम आप कैसा करते हैं, अपने कैरेक्टर को कैसे पर्दे पर पेश करते हैं,
ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है। और आप कभी भी तुलना करके देखते हैं न, बाद में यहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, राजकुमार राव हैं, अभी आयुष्मान खुराना को देख लें आप, कोई भी एक्ट्रेस इनके जो काम कर रहे हैं लोग, वहीं आप नाम लेके भी कह सकता हूँ। आप वरुण धवन का काम देखें, भले ही वो कितने भी पॉपुलर माने जाते हों, आप कहीं भी देख नहीं पाते। तो दोनों को एक तराजू पर रखें तो इधर का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, भले ही इनकी फिल्में नहीं चली। वो पैसों से पलड़े को बराबर करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के टैलेंट से नहीं कर सकते। तो ये शुरू से रहा है, और इस बात को इन कलाकारों ने बहुत शिद्दत से महसूस किया कि हमारे साथ न्याय नहीं होता है। मनोज ने भी अपने इंटरव्यू में, मनोज पर भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मनोज ने जैसे कहा था, और वो बात सच है कि हम लोग जब एक अच्छा काम कर लेते हैं जो रिकॉग्नाइज भी हो जाता है, तो लोग उसमें कहते हैं ये फ्लूक था, ये ऐसे ही हो गया है। देखना अगली बार उसकी फिल्म नहीं चलेगी, और हर फिल्म के साथ हमें परीक्षा लेनी पड़ती है, और ये 13 बार फेल कर जाते हैं तब भी इनकी परीक्षा नहीं होती है, तब भी इनको फिल्में नहीं मिलती रहती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी एक्टर का, लेकिन ऐसा देख रहे हैं कि उनकी 20-20 फिल्में फ्लॉप कर गई हैं, लेकिन फिर भी वो मशहूर नाम है, बड़े नाम हैं, जबकि इनकी एक भी फिल्म बेकार नहीं गई है, लेकिन कोई नाम नहीं। तो ये फर्क है इनसाइडर आउटसाइडर की चर्चा तो अभी हाल में नेपोटिज्म के साथ शुरू हुआ है। कंगना के एक बयान के बाद थोड़ा पॉपुलर डिस्कशन आया है। भतीजावाद केवल बाकी सब जगह नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी। और ये मैं 20 साल से लिख रहा हूँ इस बात को, इनसाइडर आउटसाइडर की बात को, और तमाम चीज़, और ये है। और मेरी अपनी कॉलेज, चूँकि मैं जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म जर्नलिज्म में आया, शुरू में जिस तरीके का रवैया रहा, और तब तक हिंदी पत्रकारों को कोई भाव नहीं है। मेरे साथ अच्छी बात है कि मेरा बैकग्राउंड जेएनयू का था, मैं पढ़ा लिखा था, मैं समझदार थी, और मैं छोटी लालसाओं में नहीं था, जो अमूमन हिंदी पत्रकारों के साथ थोड़ी दिक्कत थी कि उनके पास एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी जिस पर वे फिल्म बनाना चाहते थे, वे अपनी कहानी बेचना चाहते थे। इतने सालों के कैरियर के बाद, इतने लोगों के पहचान के बावजूद, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि मैंने भी एक कहानी लिखी है या मैं भी कहानी लिख सकता हूँ। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं लिखते हैं, इतने सारे लोग आपकी पहचान के हैं, कोई भी काम कर देगा आपके लिए। लेकिन नहीं, वो मेरा जॉब ही नहीं है, वो क्राफ्ट है, क्राफ्ट अलग है, और फिल्म लिखना एक अलग काम है, फिल्मों पर लिखना बिल्कुल अलग काम है। और मुझे लगता है ये ज़्यादा चुनौती और ज़्यादा ज़रूरी काम है ये भी है, ताकि लोगों को जानकारी, जैसे अगर ये किताब नहीं होती तो इरफान क्या बोल रहे वो आपके सामने नहीं आ पाता। फिल्में तो चलो कर लेते हैं, तो मुझे एक तरीके से संतुष्टि भी है, और हिंदी अंग्रेजी को, उस फर्क को मैं थोड़ा मिटा पाया कि आज हमारे जो कलीग, हमारे जो जूनियर्स हैं, वे बराबरी पे जाते हैं, बातें करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। अब उनको बताना नहीं पड़ता कि मैं जब बताता था कि दैनिक जागरण से आया हूँ, तो वो कहते थे जागरण में, वो माता जी का जागरण हमने सुना है, ये कौन सा जागरण है, दैनिक जागरण। तो ये अखबार को मालूम ही नहीं था कि दैनिक जागरण नाम का कोई अखबार होता है। दैनिक भास्कर, दैनिक शब्द से वो समझ नहीं पाते थे। अगर कुछ बच्चे इधर कोई सवाल कोई पूछना चाहेंगे तो और बेहिचक पूछो, कुछ भी पूछो। मेरा एक कॉलम ही है, पूछो कुछ भी पूछो। मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगी। अभी आपने एक बात कही कि उनकी फ्लॉप हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल वरुण धवन जी, उनकी मूवीज फ्लॉप हो गई, फिर भी चल रही है। पर मैं आपको ये ट्रिब्यूट है इरफान खान जी को कि जब हम देखते हैं कि इस मूवी में इरफान खान जी हैं, तो हम कभी मिस ही नहीं करते। जैसे एक ज़माने में जब हमारे पेरेंट्स कहते थे कि दिलीप कुमार की पिक्चर हमने जरूर देखनी है, तो ये कुछ नाम है फिल्म जगत में, जैसे मनोज बाजपेयी जी हैं, इरफान खान जी हैं, मैं खुद बहुत मूवी लवर हूँ, पर जब मैंने देखती हूँ कि ये कलाकार है तो इनका मैंने मिस नहीं करती, तो ये इससे ज़्यादा क्रेडिट उनको कुछ नहीं हो सकता। जिसमें उन्होंने कैसे धीरे धीरे चेंज आ गया और एजुकेटेड क्लास अब इसमें आना शुरू हो गई है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है।
जब मैं पढ़ रहा था देहरादून के अंदर, तो इस बुक में मैंने वो चीज़ को देखा और कनेक्टेड बैक टू दोज डेज। 2012 की शायद ये बात, और मैं तब उत्तराखंड पहली बार पढ़ने गया। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे एक पीछे एक बैम्बू फॉरेस्ट है जो बहुत मतलब सेक्लूडेड सा है, वहाँ लोग जाते नहीं हैं, सांप होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं। तो शायद ये सर्दियों के बाद की, तुरंत बाद की बात है, मार्च या अप्रैल का महीना। तो कुछ लोग ना शॉर्ट्स पहने हुए दौड़ रहे थे, अब मैं बर्ड्स की फोटो खींच रहा था, तो मैंने वो सरसरा देखा और चला गया। वो लोग वापस आए, तो मुझे लगा ये चेहरा कहीं देखा हुआ है। तो वो लोग शाम को फिर दिखे, तब पहचान में है कि इरफान खान। हम अजीब तौर पे बहुत जाते थे और दूसरे इलाके में बहुत घूमते थे। जी, तो मुझे सर अगले दिन पता चला यहाँ 5 सिंह तोमर की शूटिंग चल रही है। अरे तो फिर हम मतलब उनसे हम 2-3 बार ऐसे टकराते थे। वो साइकिल से कभी कुछ चल रहा है, वो छोटा सा कैमरा लेके, बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता, तो समझ नहीं आ रहा था कि सेट लगा है। और मैंने जब अपने दोस्तों को ये बात बताई तो किसी ने पहले यकीन नहीं किया, क्योंकि तब फोटो तो कहीं खिंचवाया नहीं था। तो मेरे कुछ दोस्त मुझे दद्दा कहना शुरू कर दिया, मेरे जूनियर्स ने। तो सर 5 सिंह तोमर अभी रिलीज हुई थी शायद, तो मेरा जो जॉब था वो मध्य प्रदेश में उसी जंगलों में लग गया जहाँ की वो फिल्म थी। तो उस फिल्म से सीखा हुआ डायलेक्ट जो था ना, वो मेरे फील्ड में बड़ा काम आया। दद्दा जो लोकल डायलेक्ट, तो वो इतना परफेक्ट था, मुझे लगा कि बॉलीवुड स्टाइल होगा ये, जैसा जो कहते हैं ना सो कॉल। पर जब वहाँ धराधर में जाके देखा एग्जैक्ट जमीन पे, तो इरफान खान जी का काम जो था बहुत परफेक्ट था। तो आपके बुक में जो चीज़ें मेंशन हैं उनके बारे में जानने का और मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर द वर्क। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम आरती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ इरफान सर के बारे में क्यों लिखा? आप तो किसी और के बारे में भी लिख सकते थे। ये बहुत अच्छा सवाल है वैसे कि इरफान के बारे में ही क्यों लिखा। जिस ढंग से हमारे बीच से उठ के चले गए वो, उससे मुझे लगा कि एक कमी है, लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। बाकी लोग जैसे मनोज हैं या दूसरे लोग हैं, उनके बारे में कभी भी हम बात कर लेंगे, हम यही मान के चलते हैं कि हम तो उनसे मिल लेंगे, उनके बारे में बता देंगे लोगों को। अब ये लग रहा है जब इरफान नहीं है तो वो बातें सबके सामने आ जानी चाहिए या उनको याद कर लेना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा किताब ले जाओगे आप पढ़ने के लिए, तो देखोगे आधी किताब मेरी बातचीत और मेरे लिखे हुए हैं, बाकी आधी किताब में दूसरों की यादें हैं उनको लेकर के, और फिर आपको पता चलेगा कि इरफान जो शख्सियत है वो क्या है, उनके बारे में आप जान पाओगे। ये आपका सवाल वाजिब है कि इरफान पे ही क्यों। मैंने और भी किताबें कर रहा हूँ मैं, अब बाद में और भी किताबें आएंगी जिसमें दूसरे लोग भी आएंगे। इरफान मेरे प्रिय रहे हैं और इरफान से एक पुरानी दोस्ती रही है हमारी, 25-30 साल पुरानी दोस्ती, इसलिए भी इरफान पर मैंने जरूरी समझा कि काम होना चाहिए। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी आपके लिए कि सर के फर्स्ट 2 पेजेस में वो बताते हैं इरफान खान जी ने ही सर को बहुत इनकरेज किया था फिल्म पत्रकारिता की तरफ जाने के लिए। उससे पहले ये पॉलिटिकल एसेस लिखते थे, उनका काफी बड़ा हाथ रहा है इनके लिए उसमें भी। मैसेज था, तो उसके बाद में आपने क्या रिएक्ट किया? आपने उनको रिप्लाई दिया उसका? वॉइस मैसेज याद नहीं होगी, जरूर भेजा होगा कुछ हमने, नोट तो भेजा ही होगा हमने। और उसके बाद से हमारा जो ये तकलीफ उन्होंने जाहिर की थी ना, और फिर कहा था कि मुझसे आप कभी भी बात करो, कोई मैसेज करो, तो जो बताया मैंने कि मैं हंसी मजाक करने लगा था फिर उनके साथ, उनकी तकलीफ को कम कैसे कर सकते हैं इस बात के लिए मैं लतीफ़ेबाजी तो नहीं करता मैं, तो कि लतीफ़ा सुनाऊँ उनको कोई, लेकिन ऐसी तस्वीरें भेजता था मैं, कुछ और बात पूछता था जिसके वे जवाब देते थे, और थोड़ा उनका मन क्या बहलेगा। बीच में एक बार हमारी योजना भी बनी थी कि मैं लंदन जाऊं, उनसे मिलूं, बात करूं, लेकिन तब ये संभव नहीं हो पाया था और तब तक मैंने किसी प्रकाशक से बात नहीं की थी। हो सकता है किसी से बात की होती तो कोई स्पॉन्सर कर देता मुझे। हिंदी का पत्रकार खुद अपने दम पे लंदन जा कर के बात नहीं कर सकता था, ये सच्चाई है। जैसे मेरा एक अभी प्रोजेक्ट है जिसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो है कि लाहौर का सिनेमा। आप लोग पंजाब के हो, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा रहा है लाहौर, और लाहौर का कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी सिनेमा को, लेकिन आज वो पूरा लाहौर का सिनेमा लावारिस हो गया है
उस समय का, आज़ादी के पहले का। पाकिस्तान उसे कहता है वो मेरा सिनेमा नहीं है, वो तो आज़ादी के पहले का है। तो हम तो 47 के बाद पाकिस्तान है, उसके पहले का तो हमारा नहीं है। भारत कहता है वो तो लाहौर चला गया उधर, तो हमारा नहीं है। तो किसका है लाहौर का सिनेमा? खास करके 28 से लेकर 47 तक 19 सालों में क्या सिनेमा बना, कैसा सिनेमा बना, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसी की मैपिंग मैं कर रहा हूँ। तो उस मैपिंग में थोड़े रिसर्च वगैरह की ज़रूरत है, देखें कैसे होता है। जी जी। मेरा नाम स्नेहा है। तो सर, जैसे हम सब जानते हैं कि आप इरफान सर के काफ़ी करीब थे, तो उनके जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? उनके बाद, उनसे परिचय होने के बाद या उनकी वजह से बाकी लाइफ में ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई पाठ सिखाया उन्होंने, बताया उन्होंने, लेकिन उनके जाती ज़िंदगी से उनको देखते हुए, उनसे मिलते हुए बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। हमें ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा संपत्ति जमा करना, ये महंगी गाड़ी खरीद ली, ये महंगा कपड़ा खरीद लिया, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंसान के तौर पर कितना डेवलप कर पाते हो खुद को, इंसानियत कितनी बची रह जाती है आप में, और कितने दुनिया के काम आते हो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। हम अपनी हैसियत के हिसाब से सारी चीज़ें हासिल करें, लेकिन उसमें दिखावापन ना हो। और जो हमारी औकात है, पुरानी कहावत है हम लोग पूरे देश में, जिसकी जितनी लंबी चादर हो पाँव उतना ही फैलाना चाहिए। तो ये बातें इरफान की लाइफ में थी। हेड ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट खालसा कॉलेज फॉर वुमेन को आरोप करूंगी कि वे मंच पर आएं और लेखक को स्मृति चिन्ह भेंट करें। की ओर से मैं पल्लवी पावा आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, खासकर हमारे अतिथि अजय ब्रह्मात्मज जी और उनसे बातचीत करने वाली एहसास उमर दीपिका भल्ला जी का, जिनका संवाद ने इस सुबह का कोई यादगार बना दिया। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर सेंट्रा ग्रीन के भी आभारी हैं। आप सभी का धन्यवाद। कितना हंसी ये मौका है, तो रह जागृत और सही है जो वो करे। हम खड़े हो जिंदगी के साथ, सब एक साथ, सब एक साथ।